So hello everyone. So this is CS Anitya Saraf and today we are going to revise the standards on quality control. तो अगर हम स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो दो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे क्वालिटी कंट्रोल के लिए, एक SQC1 है, एक SA220 है. डिफरेंस क्या है कि अगर SQC1 की बात करते हैं तो वो बात करता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स that provides either audit services or review services or other assurance and related services. जबकि अगर हम SA220 की बात करते हैं तो SA220 में पार्टिकुलरली सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट्स की बात हो रही है और वहां फर्म लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल अप्लाई नहीं होकर वहां एंगेजमेंट लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल एप्लीकेबल हो रहा है. बट मोर और लेस जो कंटेंट है वो SQC और SA220 में सिमिलर है. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें हम क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारे फर्म्स का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इस प्रकार से होना चाहिए कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि फर्म्स एंड पर्सनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करें, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें और हर हाल में जो रिपोर्ट इशू है वो एप्रोप्रिएट हो. अभी जो छोटा सा स्टेटमेंट है ना, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है. हो सकता है वो हमें एक केस स्टडी दे दे और बोल दे कि भाई हमने कारों की रिपोर्टिंग प्रॉपर्ली नहीं करी. तो बताओ आपने SQC फॉलो किया क्या? द आंसर इज हमने फॉलो नहीं करा क्योंकि हमने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करे. मान लो हमने जो रिपोर्ट इशू करा है, जो रिपोर्ट हमने जारी करा है, वो हमने एज पर ऐसा 700 सीरीज नहीं करी. इसका मतलब भी हमने क्वालिटी कंट्रोल के रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करी. उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल के 6 एलिमेंट्स हैं. पहला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरा है एथिकल रिक्वायरमेंट्स, तीसरा है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, चौथा है ह्यूमन रिसोर्सेज, पांचवा है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, छठा है मॉनिटरिंग. इसको याद करने के लिए हमने क्लास में एक फॉर्मूला यूज किया, ले आए हम क्वालिटी कंट्रोल. That is L for leadership responsibilities, E for ethical requirements, A for acceptance continuation of client resources, then उसके बाद engagement performance, then उसके बाद human resources, उसके बाद monitoring. तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो यहां पे SQC कहता है कि फर्म को क्वालिटीज कंट्रोल स्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स स्टैब्लिश करने होंगे. एक इंटरनल कल्चर बनाना होगा कि जो फर्म के क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी है वो या तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ले या फर्म का मैनेजिंग पार्टनर ले. और SA220 यहां पे कहता है कि एंगेजमेंट पार्टनर ले. मेनली इंडियन कंटेक्स्ट में हम एंगेजमेंट पार्टनर की ही बात करते हैं. अब फर्दर यहां पे कहा गया है कि जो क्वालिटी है वो नॉट नेगोशिएबल है, बिल्कुल पैरामाउंट है, सारे एंगेजमेंट में पैरामाउंट है. हमें क्वालिटी को अपहोल्ड करने के लिए एंश्योर करना पड़ेगा कि फर्म मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस तरीके से असाइन करे कि कॉमर्शियल कंसिडरेशंस ओवरराइड ना करे क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार क्लाइंट मेरे को फीस बहुत ज्यादा दे रहा है इसलिए हम लोग सिर्फ काम एक्सेप्ट कर ले. नहीं, कॉमर्शियल कंसिडरेशन क्या करना चाहिए? ओवरराइड करना चाहिए. शुड नॉट ओवरराइड, कॉमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड. उसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट्स. तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमें ध्यान रखना है OIPCC, जो हमने पहले SA200 में भी किया था, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर और इंडिपेंडेंस का खासा ध्यान रखना है. इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिपेंडेंस एसेंशियल है, फाउंडिंग रिक्वायरमेंट है. फर्म को पॉलिसीज प्रोसीजर्स स्टैब्लिश करने हैं टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस कि फर्म के पर्सनल इंडिपेंडेंटली काम करे एज रिक्वायर्ड बाय द कोड. एंड वो जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो फर्म को इनेबल करे टू कम्युनिकेट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स टू द पर्सनल. एंड अगर कोई भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है उसको आइडेंटिफाई करना, उन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना और एक्शंस लेना to mitigate those threats, to eliminate those threats, and if those threats cannot be mitigated, to withdraw from the engagement. तो हो सकता है हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई हमारा जो फर्म का पार्टनर है उसका कोई रिलेशन है कंपनी के साथ, हमें ऑडिट का ऑफर मिल रहा है, तो एज पर SQC क्या कर रहे हैं? एज पर कंपनीज एक्ट पूछा तो आप अकॉर्डिंगली डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स की बात करोगे. एज पर SQC पूछा तो अकॉर्डिंगली आप इंडिपेंडेंस की बात करोगे, अकॉर्डिंगली आप SQC की बात करोगे. और यहां पे 2 पॉइंट्स हैं कि एनुअली क्या करना होगा, फर्म को इंडिपेंडेंस के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में अपने पर्सनल से डिक्लेरेशन लेनी होगी. और यहां पे फैमिलियरिटी थ्रेट पे एक स्पेशल एम्फेसिस दिया हुआ है कि एंगेजमेंट पार्टनर, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, एंगेजमेंट पार्टनर का जो रोटेशन होगा मैक्सिमम 7 इयर्स में एक बार होगा ही होगा. फिर आता है एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. इसमें 4 फैक्टर्स हैं जो मेरे को कंसीडर करने होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है. पहला मैं कंसीडर करूंगा इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ TCWG एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी. अब इंटीग्रिटी की बात करें तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अल्टीमेटली वो इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल खड़ा कर देगा कि भाई क्लाइंट के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, इन्फोर्समेंट एक्ट का नोटिस आया हुआ है, या क्लाइंट जो है उसके खिलाफ फॉर्मूला का केस चल रहा है, या क्लाइंट ने पुराने ऑडिटर्स को गलत तरीके से रिमूव कर दिया था, या क्लाइंट क्या कर रहा है ऑडिटर के स्कोप को लिमिटेशन लगा रहा है, ऑडिटर के स्कोप में लिमिटेशन लगा रहा है, या फिर मार्केट में रेपुटेशन क्लाइंट की खराब है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लाइंट की इंटीग्रिटी पे हमें डाउट करने में मजबूर करता है.
फिर आता है एंगेजमेंट टीम का खुद का कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म द ऑडिट, फिर आता है कि हम एथिकली काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और चौथी चीज आती है कि सिग्निफिकेंट मैटर्स की ऑडिट करते वक्त, करंट ऑडिट में, प्रीवियस ऑडिट में ऑडिट करते वक्त कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए जिसकी वजह से हमारे लिए ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये 4 फैक्टर्स है यहाँ पे जिसका हमें ध्यान रखना है। क्लाइंट के इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। एंड हमारे फर्म के पास उतने टाइम रिसोर्सेज हैं कि नहीं टू अंडरटेक एन एंगेजमेंट, ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जा सकता है। तो वहां पे हम देखेंगे, अगर हमसे पूछा जाएगा कि क्या आपके फर्म के पास उतना टाइम है, उतना कॉम्पिटेंस, उतना रिसोर्सेज है, तो हम देखेंगे कि हमारे फर्म को इंडस्ट्री की नॉलेज है क्या, हमारे लोगों को इंडस्ट्री की नॉलेज है क्या, हमारे पास रेगुलेटरी, हमारे पास एक्सपीरियंस है क्या, हमारे पास सफिशिएंट पर्सनल है क्या, हमारे पास एक्सपर्ट्स का कॉन्टैक्ट है क्या, और क्या हम रिपोर्टिंग डेडलाइन के तहत काम कंप्लीट कर पाएंगे क्या। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करेंगे तो यहाँ पे फर्म को स्टैब्लिश करने होंगे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस कि उनके पास सफिशिएंट पर्सनल है, जिनके पास कैपेबिलिटीज है, कॉम्पिटेंस है, और जो कमिटमेंट दिखाने को राजी हैं टू एथिकल प्रिंसिपल्स। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एंगेजमेंट पार्टनर का रोल होगा, जो भी की मेंबर्स का रोल होगा, वो कम्युनिकेट किया जाएगा फर्म के द्वारा टू द क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड TCWG। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एंगेजमेंट पार्टनर के पास कॉम्पिटेंस हो, कैपेबिलिटी हो, ऑथोरिटी हो, टाइम हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर क्लियरली डिफाइन की गई है और क्लियरली उसे कम्युनिकेट की गई है। उसके बाद आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले आता है इसके अंदर सुपरविजन, फिर आता है उसके अंदर रिव्यू, फिर आता है उसके अंदर कंसल्टेशन, फिर आता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और 5वीं चीज आती है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर 5 चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले सुपरविजन। तो सुपरविजन में क्या देखा जाएगा, यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर क्या देखेगा, सबसे पहले ही विल ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द एंगेजमेंट, ही विल सी वेदर हिज डायरेक्शंस आर बीइंग फॉलोड, ही विल एड्रेस ऑल द सिग्निफिकेंट इश्यूज, जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज होंगे उनको एड्रेस करेगा, एंड ही विल आइडेंटिफाई मैटर्स फॉर कंसल्टेशन कि अरे भाई ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है और इसमें तो अपने को एक्सपीरियंस्ड मेंबर से बात करनी होगी, दूसरा एक्सपीरियंस्ड मेंबर से बात करनी होगी। फिर रिव्यू के स्टेज में एंगेजमेंट पार्टनर क्या देखेगा, वो रिव्यू करेगा कि क्या काम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हुआ है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हुआ है, क्या आपने सिग्निफिकेंट मैटर्स को रेज किया है, क्या आपने एप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस किए हैं, आपस में बातचीत की है, कंक्लूजन्स को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया है, क्या आपने प्रॉपर्ली एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं, क्या आपने प्रॉपर्ली अपने कंक्लूजन्स को सपोर्ट करने के लिए वर्किंग पेपर्स मेंटेन किया है, और क्या एंगेजमेंट प्रोसीजर्स का ऑब्जेक्टिव हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें रिव्यू की जाएंगी। उसके बाद आता है कंसल्टेशन। अब जो भी डिफिकल्ट मैटर्स होंगे, कंटेनियस मैटर्स होंगे, बहुत जरूरी है कि प्रॉपर डिस्कशन ऑन मैटर्स में, तो फर्म को स्टैब्लिश करने होंगे पॉलिसीज प्रोसीजर्स कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि जो भी डिफिकल्ट मैटर्स है, कंटेनियस मैटर्स है, उसमें एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हो रहा है, कंसल्टेशन के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल है, कंसल्टेशन का रिजल्ट भी डॉक्यूमेंट हो रहा है और इंप्लीमेंट हो रहा है। और फिर आता है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। तो अगर मान लो कि एंगेजमेंट टीम के अंदर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, या फिर अगर एंटिटी का रिव्यू हो रहा है, फर्म का रिव्यू हो रहा है, तो जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आ रहा है उसके या एंगेजमेंट पार्टनर के बीच डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, तो वो जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है वो फर्म के पॉलिसीज के तहत रिजॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। और यहाँ पे रिपोर्ट तभी इश्यू होगा जब वो मैटर रिजॉल्व हो जाए। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का। तो ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज के केस में एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना होगा कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का अपॉइंट हुआ है कि नहीं, अपॉइंटमेंट हुआ है कि नहीं, और उस रिव्यूअर के साथ उसको डिस्कस करने होंगे सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो उसने आइडेंटिफाई किया था ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। और जब ये रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट इश्यू किया जाएगा, उससे पहले इश्यू नहीं किया जाएगा। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो रिव्यूअर है ये किन चीजों का रिव्यू करेगा, ये किन चीजों को कंसिडर करेगा। तो देखो जो रिव्यूअर है अल्टीमेटली वो रिव्यू करने वाला है फर्म्स इंडिपेंडेंस की, फर्म इंडिपेंडेंटली काम कर रही है कि नहीं, वो रिव्यू करने वाला है कि डिफिकल्ट मैटर्स में कंसल्टेशन हुआ कि नहीं हुआ, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को प्रॉपर्ली रिजॉल्व किया गया कि नहीं किया गया, यानी कि जो कि एंगेजमेंट पार्टनर का काम था। ठीक है, वो देखने वाला है जेसी, रिव्यूअर देखने वाला है जेसी, जजमेंट्स मेड कंक्लूजन्स फाउंड, जजमेंट्स मेड कंक्लूजन्स फाउंड। ठीक है, और वो ये देखने वाला है कि प्रॉपर वर्किंग पेपर्स मेंटेन किया क्या फर्म ने, रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है क्या, जजमेंट्स प्रॉपर है क्या, सिग्निफिकेंट रिस्क को कंसिडर किया गया कि नहीं किया गया, ये सारी चीजें वो देखने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक आता है अपना मॉनिटरिंग का पार्ट।
फिफ्थ जो फेज आता है एंगेजमेंट, फिर जो सिक्स क्वालिटी कंट्रोल का एलिमेंट आता है वो आता है मॉनिटरिंग का पार्ट। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट्स को जब मॉनिटर किया जाएगा तो कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखा जाएगा कि भाई जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है क्या उसे प्रॉपर्ली डिजाइन किया गया है, प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया गया है, क्या आपने मॉनिटरिंग का जिम्मा किसी रिस्पॉन्सिबल पार्टनर को दिया है, जो भी फर्म के अगेंस्ट कंप्लेंट्स आ रही हैं, एलिगेशंस आ रही हैं, क्या आप उसे प्रॉपर्ली डील कर रहे हो, जो लोग क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे क्या आप उनके अगेंस्ट एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन ले रहे हो, और अगर फर्म के क्वालिटी कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी है तो आप क्या एक्शन ले रहे हो। अब डीलिंग विद कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस, पार्टिकुलरली कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस के रिगार्डिंग भी फर्म को पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि फर्म को रीजनेबल एश्योरेंस दे कि कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस जो भी फर्म के अगेंस्ट आए हैं दैट they have not performed in accordance with the professional standards or legal requirement or they have not complied with the quality control system, तो उनको reasonable assurance मिलेगी भैया फर्म properly deal कर रही है ऐसे complaints को, allegations को। अब फर्म को establish करने होंगे clear cut channels कि कोई भी बंदा बिना डर के, बिना fear of reprisal के complaints allegations कर सके, और वो जो complaints allegations कर रहा है फर्म उसका investigation कर रही है as per the policies procedures, investigation को एक senior partner supervise कर रहा है जो उस engagement में involved नहीं है, और finally as a result of investigation एक्शन भी लिया जा रहा है, फाइनली एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्शन भी लिया जा रहा है। उसके अलावा एसक्यूसी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने को ध्यान रखनी है, जैसे कि असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, कि जो भी ऑडिट फाइल बनेगा वो असेंबल किया जाएगा नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये लिमिट ऑडिट के लिए है, फॉर अदर असाइनमेंट्स दैट विल डिपेंड एज पर द फर्म्स पॉलिसीज। और जो वर्किंग पेपर्स होंगे उसका जो रिटेंशन पीरियड होगा या जो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन होगा उसका जो रिटेंशन पीरियड होगा दैट शुड नॉट बी शॉर्टर देन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर अपने को ये सारी चीजें ध्यान रखनी है इन SQC 1 एंड SA 220।